वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का जनरल साइंस का जो पेपर है 2024 का, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पोर्शन दोनों सॉल्व करेंगे। ये एबटाबाद बोर्ड का पेपर है, लेकिन अगर आपका ताल्लुक केपीके के किसी भी बोर्ड के साथ है तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि जो कोर्स है वो पूरे केपीके का सेम होता है। अब देखें, पहले एमसीक्यूज़ को देखते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, मुस्लिम साइंटिस्ट डैश इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ ऑप्टिक्स। तो फादर ऑफ ऑप्टिक्स किसको तस्वर किया जाता है, वो है इब्न अल हैसम। दूसरा है, द स्टडी ऑफ अर्थ साइंस इज़ कॉल्ड। तो अर्थ साइंस जो है उसके मुताले को कहा जाता है जियोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ जोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़। ठीक है, जो तारे हैं उनके बारे में स्टडी करने को कहते हैं इल्म फल्कियात, और जियोलॉजी कहते हैं ज़मीन के बारे में स्टडी करने को। उसके बाद तीसरा है, परफेक्ट स्टोरेज कंटेनर मटेरियल फॉर केमिकल। केमिकल के लिए बेहतरीन स्टोरेज कंटेनर कौन सा हो सकता है, वो है गिलास, क्योंकि गिलास एक तरह से इनर्ट होता है और वो केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करता। फिर है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है पानी का, तो वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका फ्रीजिंग अगर पूछा जाए तो वो 0 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे बॉइलिंग है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पाँचवें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इनमें से कौन सा है, तो वो है वाटर, क्योंकि पानी में बेशुमार सब्सटेंसेस जो हैं वो हल हो सकती हैं, इस वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों को ये अपने अंदर हल कर लेता है, ज़्यादा सल्यूट्स को। छठा है, प्लाज्मा कंटेन डैश परसेंट ग्लूकोज। तो 0.1% ग्लूकोज होता है जो ब्लड का प्लाज्मा होता है उसमें। सातवां है, द डिजीज़ काज्ड बाय द डिसऑर्डर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स की जब कमी हो जाए या हेमोग्लोबिन की, तो उससे जो डिज़ीज़ होती है वो है एनीमिया। आठवां है, ईसीजी। ईसीजी जो है एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। तो कार्डियो का वर्ड जो है उससे ही हमें पता चलता है कि हार्ट से रिलेटेड ये चीज़ होगी। तो ये इलेक्ट्रिकल जो है वो और मस्कुलर फंक्शन को डायग्नोज करता है, किसके, हार्ट के। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है दिल की, उसकी डायग्राम बनाता है ईसीजी। नौवां है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। 11 जुलाई को ये डे मनाया जाता है। उसके बाद 10वां, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी कहते हैं इंसानी आबादी के बारे में मुताले को। 11वां है, विच वन इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स क्या होते हैं, जो रवायती तरीक़ाकार हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, सुई गैस जिसको नेचुरल गैस कहते हैं। जबकि नॉन कन्वेंशनल जो गैर रवायती होती हैं, जिनको रिन्यूएबल भी कहते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे विंड एनर्जी, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, विंड। अगर सोलर होता तो वो भी नॉन कन्वेंशनल है। उसके बाद 12वां एमसीक्यूज़ है, एन एग्जांपल ऑफ थर्मल प्रोसेस। थर्मल जो है वो थर्म से निकला है, थर्म का मतलब है हीट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट जो है इवॉल्व होती है, खारिज होती है, तो वो है कंबस्चन प्रोसेस, जलने का अमल जिसमें हीट खारिज होती है। उसके बाद 13वां है, अ सोलर सेल इज़ मेड अप ऑफ। तो सोलर सेल किससे मिलके बने होते हैं, सिलिकॉन से। उसके बाद 14वां है, विच डिजीज़ इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो छोटी आंत है उसकी कौन सी बीमारी है, उसके इन्फेक्शन से कौन सी बीमारी होती है, तो वो है कॉलरा, हेज़ा जो होता है। ठीक है, उसके बाद 15वां है, यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जाउल। तो एनर्जी की यूनिट होती है जाउल। यहाँ तक था ये सेक्शन ए जो था एमसीक्यूज़ थे। उसके बाद हम जाते हैं सेक्शन बी की तरफ। इसमें तकरीबन 12 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 9 क्वेश्चन करने होते हैं। हम जो है इन तमाम के आंसर करेंगे। उसके बाद सेक्शन सी है, इसमें तकरीबन 4 क्वेश्चन हैं, उनमें से कोई सी 3 के आंसर करने होते हैं, तो हम यहाँ पे चारों के आंसर सॉल्व करेंगे। तो अब मैंने इनके लिए अलहदा से नोट्स बनाए हैं, वहीं से इनके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, डिफाइन फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी। तो फिजिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन या देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो जिसमें हम मादे के बारे में, तवानाई के बारे में और उनका जो बहम ताल्लुक है, आपस में इंटरेक्शन है, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको फिजिक्स कहते हैं। केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेज, देयर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड द चेंजेस दे अंडरगो। तो हम मुख्तलिफ अशिया के बारे में, उनकी जो बनावट होती है, कंपोजिशन, उसके बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, और जो तब्दीलियाँ रुनमा होती हैं उनमें, उनके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं।
एस्ट्रोनॉमी द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़, जो आसमानी इजसाम हैं, सच एज स्टार्स प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज, जैसे कि सितारे, सियारे और कहकशां, उनके बारे में हम एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। जियोलॉजी, जैसे मैंने आपको एमसीक्यूज़ में बताया, द स्टडी ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, रॉक्स एंड द प्रोसेसेस दैट शेप इट। तो जियोलॉजी जियो से निकला है, जियो लोगोस, जियो मीन कहते हैं अर्थ को और लोगोस स्टडी को। तो अर्थ के बारे में जब हम पढ़ते हैं वो जियोलॉजी में पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ साइंस, जो साइंस की कुछ लिमिटेशंस हैं उनके बारे में मुख्तसरन बताएं। तो क्या कुछ लिमिटेशंस हैं? साइंस डील्स ओनली विद ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल फैक्ट्स, जो काबिल मुशाहिदा या काबिल पैमाइश हक़ाइक़ हैं, सिर्फ साइंस उनके बारे में मुताला करती है। इट कैन नॉट आंसर मॉरल, रिलीजियस और इमोशनल क्वेश्चंस, जो इखलाकी, मजहबी और जो हमारे एहसासाती जो क्वेश्चंस होते हैं, सवालात, उनका आंसर साइंस नहीं कर सकती। इट डज़ नॉट प्रोवाइड सोल्यूशंस टू एवरी प्रॉब्लम, तो ये हर मसले का हल भी नहीं दे सकती। साइंटिफिक नॉलेज कैन चेंज विद न्यू डिस्कवरीज, और जो साइंसी इल्म है वो नई दरियाफ्त जो होती हैं उनके साथ साथ तब्दील हो सकता है। जब नई दरियाफ्त आती है तो वो पुराना नॉलेज क्या हो जाता है, वो तब्दील हो जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, क्लीन लाइनेस इंश्योर्स हेल्थ, एक्सप्लेन, जो सफाई है वो यकीनी बनाती है सेहत को, इसकी वजाहत करें। कैसे जो है सफाई सेहत के साथ इसका कैसे ताल्लुक है, कैसे उसको इंश्योर करती है? तो कुछ यहाँ पे मैंने सजेशंस लिखी हैं। क्लीन सराउंडिंग्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ जार्म्स एंड बैक्टीरिया, जब माहौल साफ़ होगा तो जो ग्रोथ होगी जरासीमों की और बैक्टीरिया की, उससे हम महफूज रहेंगे। इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज़ेज़, जो साफ़ माहौल होता है या क्लीन लाइनेस होती है वो कम करती है जो इन्फेक्शन और बीमारियों के चांसेस हैं उनको। उसके बाद पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन इज़ की टू ए हेल्थी लाइफ, जो हफ्ज़ान सेहत है, ज़ाती और माहौल की हफ्ज़ान सेहत, वो कलीदी किरदार अदा करती है या ज़रूरी होती है सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। चौथा है जो है, हमने 4 हार्मफुल इम्पैक्ट्स लिखने हैं फर्टिलाइज़र के। 4 जो नुकसानदेह असरात होते हैं। तो पहला है कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है ज़ेर ज़मीन पानी, तो वो क्या होता है, कंटेमिनेट होता है, आलूदा होता है। डिक्रीज़ इन साइल फर्टिलिटी ओवर टाइम, कुछ अरसे के बाद जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी है वो कम हो जाती है। डेथ ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, जो मुफीद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो छोटे छोटे जानदार हैं जिनसे फसलों को फ़ायदा होता है, तो फर्टिलाइज़र के साथ वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने ये चीज़ें बनाई हुई हैं तो हमारे फ़ायदे के लिए बनाई हैं। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूँ, जो अर्थ वार्म होता है, ज़मीन वाला कीड़ा, वो क्या करता है, ज़मीन को पलटता रहता है ज़मीन के अंदर, लेकिन जब हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़मीन से ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, जिससे वो जो कुदरती निज़ाम अल्लाह ने बनाया हुआ है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। पोल्यूशन ऑफ रिवर्स एंड लेक्स अफेक्टिंग एक्वेटिक लाइफ, फर्टिलाइज़र जब वो पानी जाता है तालाबों में, दरियाओं में या झीलों में, तो उससे जो आबी ज़िंदगी है, जो पानी के अंदर मखलूक रहती है, उनकी अमवात होती हैं, उन पे असरअंदाज होता है ये फर्टिलाइज़र। पाँचवा है, एलिमेंट और कंपाउंड की डेफिनेशन करें, 2 एग्जांपल्स भी दें। तो एलिमेंट इज़ अ पेयर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, तो एलिमेंट वो पेयर सब्सटेंस होती है जो एक किस्म के एटम से मिलके बना होता है, और जो है ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। ठीक है, इससे ज़्यादा ये सिंपलर नहीं हो सकता। एग्जांपल के ऑक्सीजन, गोल्ड, आयरन, उसके बाद आप हाइड्रोजन, हीलियम, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। 118 एलिमेंट्स होते हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में। कंपाउंड क्या है, सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली तौर पे मिलते हैं और आगे आप ऐड कर सकते हैं फिक्स रेशियो में, तो उससे बनता है कंपाउंड। तो कंपाउंड जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मुख्तलिफ आप कंपाउंड्स के नाम दे सकते हैं। याद रखना है कम से कम इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 भी, आगे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉलीथीन क्या है और इसकी फॉर्म्स और यूजेस बताएं। तो पॉलीथीन इज़ अ सिंथेटिक प्लास्टिक मेड फ्राम अ केमिकल कंपाउंड, तो ये एक सिंथेटिक मतलब कि हम प्रोसेस के ज़रिए, फैक्ट्री के ज़रिए प्लास्टिक बनाते हैं। पॉलीथीन होता है, ये एक प्लास्टिक की तरह का ही होता है, जो कि किस तरह बनता है, इथाइलिन से, जो इथाइन होता है C2H4, उसकी मदद से। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लास्टिक इन द वर्ल्ड, तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक है दुनिया में। पॉलीथीन इज़ अ पॉलीमर, ये मुख्तलिफ मालिक्यूल से मिलकर बना होता है, विच मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ रिपीटिंग इथाइलिन मालिक्यूल्स,
बहुत ज़्यादा इथाइलिन, जो ऊपर हमने C2H4 पढ़ा है, इथाइन, इनको बार बार आपस में मिलाएं, लॉन्ग चेन बनाएं तो उससे बनता है पॉलीथीन। फार्म्स क्या हैं? पॉलीथीन एग्जिस्ट इन टू मेन फार्म्स। एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE जिसको कहते हैं। इट इज़ सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड लाइट वेट। लो डेंसिटी का मतलब है कि उसका भारी वो ज़्यादा नहीं होता, हल्का होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। हाई डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है दूसरे के मुकाबले में, लो डेंसिटी वाले के मुकाबले में। इट इज़ हार्ड, ये सख्त होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है और मोर ड्यूरेबल और ज़्यादा पायदार होता है। इट हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन LDPE। तो लो डेंसिटी वाले से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद यूजेस लिखने थे, तो पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है इसको, आप इसके आगे यूजेस देख सकते हैं। फिर स्टोरेज में और कंस्ट्रक्शन में, फिर मेडिकल में और इलेक्ट्रिकल में भी इसको इंसुलेशन मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हाट इज़ meant बाय CT स्कैन? CT स्कैन से क्या मतलब है? CT कहते हैं, ये एब्रीविएशन है कंप्यूटेड टोमोग्राफी की। ये एक स्कैन है, इज़ अ मेडिकल इमेजिंग मेथड। तो ये मेडिकल इमेजिंग मेथड है, इसके ज़रिए तस्वीर बनाई जाती हैं। इट यूजेस एक्सरेज एंड अ कंप्यूटर टू क्रिएट डिटेल्ड इमेजेस ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स। जो हमारे जिस्म के अंदरूनी ऑर्गन्स होते हैं या हिस्से होते हैं, उनकी तफसीर के साथ तस्वीर बनाई जाती हैं कंप्यूटर के ऊपर एक्सरे का इस्तेमाल करके। हेल्प्स इन डायग्नोजिंग ट्यूमर्स, इंजरीज एंड डिजीजेज। तो ये मदद करता है तशखीस करने में, डायग्नोज करने में ट्यूमर्स को, कोई इंजरी हो इंटरनल या कोई बीमारी हो उसमें। आठवां है हाउ इज प्रोड्यूसेस कॉज्ड। जो काली खांसी जिसको कहते हैं, हुपिंग कफ, तो वो कैसे जो है सबब बनती है, उसका सबब क्या है? तो कॉज्ड बाय बैक्टीरियम बॉर्डेटिल्ला प्रोड्यूसेस। तो ये एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम बॉर्डेटिल्ला प्रोड्यूसेस, उससे ये बनती है, मतलब ये डिजीज़ लगती है इंसान को, उससे फैलती है। इट स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट्स व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीजेज। ये जो कतरे हमारे मुंह से गिरते हैं जब हम खांसते हैं या छींकते हैं, कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो, मतलब जिसको ये बीमारी लगी हुई हो, तो उसके छींकने से और खांसने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, छोटे छोटे कतरे निकलते हैं थूक के, वो दूसरे इंसान के साथ जब जाते हैं तो उसके साथ भी ये बैक्टीरिया चला जाता है। अफेक्ट्स दी रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड काजेज सीवियर कफिंग। ये असरअंदाज होता है जो रिस्पायरेटरी हमारा सिस्टम होता है, सांस लेने का निज़ाम, जैसे हम नाक से लेके मुंह से लेके फेफड़ों तक, इस पे असरअंदाज होता है और शदीद खांसी का बायस बनता है। नो है व्हाट इज़ meant बाय कैरियंग कैपेसिटी ऑफ एन एरिया। तो कैरियंग कैपेसिटी कहती हैं कि किसी भी इलाके की कोई सहूलियात या कोई भी चीज़ है उसको रखने की सलाहियत। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक कमरा है, उसमें 10 बंदे ही रह सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो उस कमरे की सलाहियत कितनी है, कैरियंग कैपेसिटी लोगों को रखने की, वो 10 बंदे है। इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट सस्टेनेबली। ये ज़्यादा से ज़्यादा तादाद होती है किसी भी माहौल की जो सपोर्ट कर सकता है, जो सहारा दे सकता है लोगों को अच्छी तरह से, पायदारी से। बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर, स्पेस एंड अदर रिसोर्सेज। इफ़ द पॉपुलेशन एक्सीड्स दिस रिसोर्सेज बिकम लिमिटेड। अगर उससे ज़्यादा आबादी बढ़ती है तो जो वसाइल होते हैं वो महदूद हो जाते हैं। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन क्या है, 4 डिसएडवांटेजेस लिखें इसके। तो डिफॉरेस्टेशन इज़ द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। जंगलात के खात्मे का अमल बड़े पैमाने पे। डिसएडवांटेजेस क्या है? साइल इरोजन, ज़मीन का कटाव होता है अगर जंगलात नहीं होंगे। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, जो जंगली हयातात के मस्कन होते हैं, हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह, उसका खात्मा होता है। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, जितने दरख्त कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, आलमी दर्जा हरारत बढ़ेगा। डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल, जो पानी का चक्कर चल रहा है, यहाँ से बखरात बांध के ऊपर जाता है, फिर बादल बरसते हैं, बारिश होती है, तो उसमें भी खलल पड़ेगा। बारिशें जो हैं अपना टाइम चेंज करेंगी जब बारिशें कम होंगी। 11वां है एनर्जी की डेफिनेशन करें और इसकी यूनिट बताएं। तो एनर्जी तवानाई क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को कहते हैं एनर्जी। इट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स लाइक हीट, लाइट, केमिकल एंड काइनेटिक एनर्जी। ये मुख्तलिफ शक्लों में होती है और याद रखना है एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, ना ही पैदा होती है, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इसकी है जाउल। फिर हमने बतानी है रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की टाइप्स। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा है अल्फ़ा, बीटा और गैमा, आप बुक से जो है बड़ी डिटेल से देख सकते हैं। अल्फ़ा जो रेज़ हैं वो क्या होती हैं? हैवी पार्टिकल्स होती हैं, लो पेनिट्रेशन। बीटा है वो लाइट पार्टिकल्स होती हैं और मीडियम पेनिट्रेशन होती है उनकी। जबकि गैमा रेज़ क्या हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ हैं और हाई पेनिट्रेशन होती है उनकी।
और नो मास और चार्ज। ठीक है, ना ही उनका मास होता है और ना ही उनका चार्ज होता है। यहाँ तक थे ये सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेडिसन फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का किरदार है कौन सी फील्ड्स में, ज़राअत में और मेडिसन में इंसानियत की वेलफेयर के लिए, उसकी वजाहत करें। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर में देखें मशीनरी आ गई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मशीनरी क्या है? मॉडर्न मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स एंड सीड ड्रिल्स हैव रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल टूल्स। जो हमारे रवायती आलात थे जैसे हल चलाना, जो बैलों के ज़रिए जो है वो पहले तो उनको काश्त करना फसलों को, फिर उनकी जो है वो भूसा वगैरह या दाने लादा करना, तो वो बड़ा मुश्किल काम था। अब मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं। दे इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस लेबर एंड सेव टाइम। इन्होंने एक तो एफिशिएंसी बढ़ा दी है, ठीक है, ज़्यादा हमें पैदावार हासिल होती है। दूसरा, लेबर को कम कर दिया इन्होंने, मजदूरी को। और तीसरा, वक्त की बचत है। हाई यील्ड सीड, ज़्यादा पैदावार वाले बीज आ गए हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड हाइब्रिड सीड्स आर मोर रेजिस्टेंट टू डिजीजेज एंड पेस्ट। अब ऐसे बीज हैं जिनके अंदर जीन्स तब्दील की गई हैं, और वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा मज़ाहमत फराम करते हैं बीमारियों के खिलाफ और कीड़े मकोड़ों के खिलाफ। दीज प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स पर एकड़, रिड्यूसिंग फूड शार्टेज। ये एक पर एकड़ ज़्यादा फसल की पैदावार करते हैं, ज़्यादा फसल पैदा होती है, जिससे पानी की फूड की जो किल्लत है वो भी कम हो गई है। तीसरा है फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। जो फर्टिलाइज़र खादें आई हैं और कीड़े मार अद्वियात हैं, उनसे क्या फ़ायदा हुआ? मॉडर्न फर्टिलाइज़र प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स। मॉडर्न फर्टिलाइज़र जो जदीद खादें हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ग़िज़ाइयत मिलती है पौधों को। और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं? फसलों को बचाते हैं जो नुकसानदेह कीड़े होते हैं उनसे। इरिगेशन सिस्टम आपाशी का निज़ाम है। इसी तरह फिर देखें स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। अब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मसला जो होता है, जैसे गंदम, भूसा या और ज़्यादा फसलें, तो उसके लिए गाड़ियाँ आ गई हैं बड़ी बड़ी। आप देखते हैं ट्रक आ गए हैं। तो उसके बाद बहरी जहाज़ हैं, हवाई जहाज़ हैं, उनके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और खुश्क गोदियाँ बनी हुई हैं, स्टोरेज जो है वो वेयर हाउस बने हुए हैं इनको स्टोर करने के लिए। फिर मेडिसन में इसका रोल देखते हैं तो एडवांस डायग्नोसिस। मशीन्स लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड हेल्प इन अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज। अब क्या है, इनकी मदद से, सीटी स्कैन, एमआरआई की मदद से हम बीमारी का शुरू में ही इसको डायग्नोज कर लेते हैं, उसकी तशखीस हो जाती है, जिससे उसके इलाज करने में आसानी होती है। वैक्सीन्स आ गई हैं, मेडिसिन आ गई हैं। जैसे देखिए अब कोविड-19 था, कोरोना वायरस, उसकी वैक्सीन आ गई थी। और कोई भी अगर पोलियो वायरस है उसकी वैक्सीन है, जिससे बीमारी का इलाज मुमकिन है, और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बदौलत है। सर्जिकल टूल्स एंड लेजर्स। इसी तरह फिर देखें टेली मेडिसन। डॉक्टर्स कैन नाउ ट्रीट पेशेंट्स रिमोटली। रिमोटली कहते हैं दूर बैठे हुए। अमेरिका में डॉक्टर बैठा हुआ है तो वो वीडियो कॉल के ज़रिए और ऑनलाइन कंसल्टेशन के ज़रिए, ऑनलाइन मशावरत के ज़रिए इलाज कर सकता है। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, रिसाइकलिंग से क्या मुराद है, और रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक के पर नोट लिखें। रिसाइकलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग वेस्ट मटेरियल्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। रिसाइकल कहते हैं दोबारा काबिल इस्तेमाल के काबिल बनाना। तो इकट्ठा करना, फिर उसको प्रोसेस करना और दोबारा वेस्ट मटीरियल को इस्तेमाल के काबिल बनाना, उसको फेंकने की बजाय कहलाता है रिसाइकलिंग। ठीक है, उसको फेंके मत बल्कि उसको कलेक्ट करें, फिर प्रोसेस करें और उसको रीयूज़ करें। इट हेल्प्स रिड्यूस पोल्यूशन, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेव एनर्जी। एक तो ये पोल्यूशन में कमी का बायस बनता है, इससे आलूदगी नहीं होती, और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका बचाव होता है, उनकी हिफाजत होती है, और एनर्जी की भी बचत होती है। प्लास्टिक की रिसाइकलिंग कैसे होती है? प्रॉब्लम विद प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर प्लास्टिक की रिसाइकलिंग ना हो तो एक तो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि ये ख़त्म नहीं होती। अगर एक जगह फेंक दें तो ये 10 सालों के बाद, 15 सालों के बाद भी गले सड़ेगी नहीं। इट डज़ नॉट डिकम्पोज फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एंड हार्म्स द इन्वायरमेंट एंड एनिमल्स। ये गलती सड़ती नहीं है, अगर सालों या वहाँ पड़ी रहे 100 साल तक, तो वो गले सड़ेगी नहीं, जिससे माहौल और जानवर दोनों को नुकसान होगा। अब रिसाइकलिंग के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले कलेक्शन। प्लास्टिक वेस्ट इज़ कलेक्टेड फ्राम होम्स, इंडस्ट्रीज एंड स्ट्रीट्स। प्लास्टिक को इकट्ठा किया जाता है। ये देखें आप, आते हैं कबाड़ वाले जिनको कहते हैं, तो वो प्लास्टिक इकट्ठी करके लेके जाते हैं।
उसके बाद सॉर्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स लाइक पीईटी, जो पॉलीइथाइलीन होती है, या एचडीपीई होती है, या एलडीपीई, उस प्लास्टिक को अलग-अलग किया जाता है अपने अपने उस टाइप के मुताबिक। उसके बाद क्लीनिंग होती है, प्लास्टिक को वॉश किया जाता है ताकि उसके साथ जो धूल मिट्टी है उसको वहाँ से उतारा जाए, या जो लेबल लगे होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है ऊपर लेबल लगा होगा पेप्सी का, कोका कोला का, उसको हटाया जाता है। फिर श्रेडिंग की जाती है, उसको छोटे छोटे बिल्कुल दानों में कट किया जाता है। मेल्टिंग एंड रीफॉर्मिंग, फिर उसको क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है, और पिघला के उसको मोल्ड में डाला जाता है। जो चीज़ भी बनानी हो, अगर बोतल बनानी है तो उसको बोतल वाले मोल्ड में डाला जाएगा, कोई मग बनाना है तो उसको मग वाले, पाइप बनाना है तो पाइप वाले मोल्ड में डाला जाएगा और उसको नई शक्ल दी जाएगी। फिर उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में बताना है। तो ब्लड इज़ अ वाइटल फ्लूइड इन आवर बॉडी, ये एक बड़ा अहम, बड़ा इम्पॉर्टेंट, बड़ा ज़रूरी जो है वो फ्लूइड है हमारे जिस्म में, दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह, न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है, ग़िज़ाइयत को, हार्मोन्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेके जाता है और वापस लाता है। मेन कंपोनेंट्स क्या हैं ब्लड के? सबसे पहले है प्लाज्मा। 55% ब्लड का हिस्सा किस पे मुश्तमिल होता है? प्लाज्मा पे। येल्लोइश लिक्विड पार्ट, अच्छा मैंने यहाँ पे मुख्तसर लिखा है, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं बुक से। तो येलो रंग का ये लिक्विड हिस्सा होता है, 90% इसमें पानी होता है, फिर साल्ट्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी, हार्मोन्स भी और प्रोटीन्स भी, ग्लूकोज भी। ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल, तो ये एक जगह से दूसरी जगह लेके आता जाता है, लाता है न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल्स को। रेड ब्लड सेल्स, जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, हेमोग्लोबिन पे मुश्तमिल होते हैं, विच कैरीज ऑक्सीजन फ्राम लंग्स टू द बॉडी, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेके जाते हैं पूरे जिस्म के जितने भी सेल्स हैं वहाँ तक। रेड ब्लड सेल्स गिव ब्लड इट्स रेड कलर, इन्हीं सेल्स की वजह से जो खून का सुर्ख रंग होता है वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है। वाइट ब्लड सेल्स, जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से, बीमारियों से, जिनको आर्मी भी कहा जाता है क्योंकि ये मदाफ़त फराम करते हैं, दफा करते हैं। फाइट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर जर्म्स, दो दूसरे जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस, उनके खिलाफ फाइट करते हैं, मतलब कि हमें इन चीज़ों से बचाते हैं। अच्छा ये तो यही हो गया। फिर वाइट ब्लड सेल्स हमने देख लिया। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जब खून हमारा बहता है तो वो कुछ देर के बाद देखते हैं हम खून जम जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट्स आते हैं और उस खून को क्या कर देते हैं, जमा देते हैं और ब्लीडिंग से हमें रोकते हैं। प्रिवेंट एक्सेस ब्लीडिंग व्हेन वी गेट अ कट और इंजरी, जो ज़्यादा जो ब्लीडिंग या खून का बहाव होता है उससे हमें बचाते हैं जब हमें कट लगता है या इंजरी होती है। तो ये इसके कुछ कंपोजिशन थी, लेकिन मैंने बड़ा शार्ट लिखा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप इसको मज़ीद डिटेल बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के दरमियान फ़र्क करना है। तो देख लें, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली इन अ शॉर्ट टाइम। रिप्लेनिश कहते हैं भर देना, लबरेज करना, मतलब दोबारा उसी तरह से वापस आ जाना अपनी जगह पे, असर नो ज़हीरा करना। तो वो सोर्सेज जो दोबारा उसी तरह से आ सकते हैं कुदरती तौर पे, उनको रिन्यूएबल कहते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो, बायोमास और जियोथर्मल। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं और सस्टेनेबल होते हैं, माहौल दोस्त होते हैं और काबिल बर्दाश्त होते हैं। जबकि नॉन रिन्यूएबल के वर्ड पे गौर करें, री दोबारा को कहते हैं, न्यू नया, एबल काबल, नॉन नहीं, मतलब वो नया बनने के काबिल नहीं होते। तो वो सोर्सेज जो एग्जिस्ट इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, बड़े महदूद होते हैं और लाखों साल लगते हैं इनको बनने में, जैसे कि कोयल हो गया, कोयला हो गया, ऑयल हो गया, कुदरती गैस होगी और न्यूक्लियर एनर्जी। और इसके कुछ डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे पिक्चर अपलोड की है साथ, देख लें। तो अवेलेबिलिटी देखें, रिन्यूएबल अनलिमिटेड होते हैं, लामहदूद होते हैं, जबकि नॉन रिन्यूएबल महदूद होते हैं। पोल्यूशन देख लें, रिन्यूएबल से कम होती है, नॉन रिन्यूएबल से ज़्यादा होती है। कास्ट, जो रिन्यूएबल है उनका सेटअप बड़ा महंगा लगता है लेकिन मेंटेनेंस कास्ट फिर कम होती है, जबकि नॉन रिन्यूएबल का सेटअप तो कम लगता है लेकिन जो फ्यूल कास्ट होती है बाद में, जो हमारा ईंधन पे खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है। एग्जांपल्स आपने पहले ही देख ली है, सोलर, विंड, फिर उसके बाद नॉन रिन्यूएबल की देखें, कोयल और ऑयल। अच्छा इसका जो दूसरा पार्ट था वहाँ पे, यहाँ पे मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन आप बुक से देख सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन सी हैं? कोयला है, नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम। ये 3 बुक के अंदर मेंशन है, आपने इनके बारे में भी लिखना है क्योंकि इस क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। तो आप इसको बुक से खुद ही देख लें। यहाँ तक था ये जनरल साइंस
जो 9th क्लास का पेपर है एबटाबाद बोर्ड का 2024 का ये मैंने मुकम्मल अपलोड किया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पोर्शन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें क्योंकि कुछ दिन के बाद आपका पेपर होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।